हाँ जी, तो हम लोग कुछ कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे आईसीडीआर की। तो उसमें सबसे पहला टर्म हमने कल थोड़े टर्म्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे, जिसमें हमने आईपीओ ग्रेडिंग, एसबा, है ना, और क्या क्या एप्लीकेशन कैसे कैसे लगाएंगे, वो ऑफर कब ओपन होना चाहिए, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, अंडरराइटिंग वगैरह। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो अब ये तो सबको पता है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए इशू के वक्त। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, exactly. The minimum subscription to be received in the issue shall be at least 90% of the offer through the offer document. In the event of non-receipt of this minimum subscription, 90% नहीं आएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा रिफंड करना पड़ेगा। तो 90%, if not तो refund. All application money received shall be refunded to the applicant forthwith but not later than 4 days from the closure of the issue. और ये रिफंड हमें कितने टाइम में कर देना चाहिए, ये हमें 4 डेज के अंदर अंदर हमें रिफंड कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। एन आईपीओ या एफपीओ कैप्ड ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। याद है हमने प्रोसेस बनाई थी, उसमें हमने लिखा हुआ था कि ऑफर ओपन हो रहा है, ऑफर क्लोजर हो रहा है, तो मिनिमम 3 दिन के लिए ऑफर ओपन रहेगा, मैक्सिमम 10 दिन के लिए ऑफर ओपन रहेगा। तो 3 days to 10 days के लिए आपका ऑफर ओपन रहेगा। इन केस ऑफ फोर्स मेजोर, फोर्स मेजोर का मतलब होता है ऐसे हालात जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, जैसे फ्लड। आपको पता है अभी कुछ कुछ स्टेट्स में फ्लड के हालात चल रहे हैं, जैसे असम, आसाम और गुजरात में अभी फ्लड के हालात चल रहे हैं। तो क्या ये हमारे कंट्रोल में है? दिस इज द नेचुरल कैलामिटी। तो अगर कोई भी इस तरह का हालात पैदा हो गया है, या बैंकिंग स्ट्राइक हो रही है, या कोई सिमिलर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस अराइज हो रहे हैं, इशूअर में फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द बिडिंग पीरियड डिस्क्लोज इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। देखो अब जैसे मान लो स्ट्राइक हो गया, बैंकिंग स्ट्राइक हो गया, तो लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें टाइम एक्सटेंड ही करना पड़ेगा। या फोर्स मेजोर हो गया, फ्लड हो गया, या और कोई सुनामी वनामी आ गई, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है जो नेचुरल कैलामिटी है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे हालातों में हमें टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन जो भी टाइम एक्सटेंड होगा वो किसी भी केस में इस 10 days के बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो और द इशू पीरियड डिस्क्लोजिंग द प्रोस्पेक्टस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 वर्किंग डे। मिनिमम 1 दिन के लिए आप इसको बढ़ाओगे। जैसे मान लो मैंने 4 दिन पहले से लिखा हुआ था, तो अगर ऐसा बैंकिंग स्ट्राइक या कुछ हो गया तो कम से कम 1 दिन के लिए तो आपको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। आप 2 दिन के लिए भी कर सकते हो, 3 दिन के लिए भी कर सकते हो, बट एनी हाउ जो भी कुछ आप करो ये 10 दिन के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने पहले से 10 दिन के लिए ओपन कर रखा था तो अब मैं फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकती, है ना। चलिए मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। अब मान लो आप कॉल्स में पैसा मंगाते हो, या तो आप लमसम, 2 तरीके होते हैं पैसा मंगाने के, या तो आप फुल्ली पेमेंट एक साथ कर लेते हो, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाते हो। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रहे हो तो आपको 25% ऑफ इशू प्राइस एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ मंगाना पड़ेगा। तो मिनिमम सम पेबल ऑन एप्लीकेशन पर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी एटलीस्ट 25% ऑफ द इशू प्राइस। तो जो आपका इशू प्राइस है उसका मिनिमम 25% हमें किसके साथ मंगाना है, एप्लीकेशन के साथ मंगाना होगा। चलिए नेक्स्ट इज पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट। जैसे हमने प्री इशू एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था, अब यहाँ पे पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट है। पोस्ट इशू में हम क्या बताएंगे कि हमारा जो है इशू इतना ओवर सब्सक्राइब हुआ था, इसमें हमारा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ये रहा, हमने इस क्राइटेरिया के बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया है, जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट हो गया उनके शेयर्स उनके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे, और बाकियों के अगेंस्ट में हमने रिफंड के लिए बोल दिया है, तो आपका पैसा इस डेट तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर लो। तो इस तरह की जो भी डिटेल्स होती हैं ये सब हम किस में डालेंगे, पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट में डालेंगे। द लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट advertisement giving details relating to subscription, basis of allotment, number, value and percentage of all applications including ASBA, number, value and percentage of successful allottees for all applications including ASBA, date of completion of dispatch of refund order as applicable, the instruction to the self-certified syndicate bank by the registrar, डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन। ये सारी की सारी डिटेल्स हमें लोगों को बतानी पड़ेगी। कौन कौन सी डिटेल्स बता रहे हैं, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ,
अलॉटमेंट का क्राइटेरिया कितना था, टोटल कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, इसमें से सक्सेसफुल अलॉटीज कितने हैं, देन उसके बाद आपका रिफंड ऑर्डर कब तक आपको मिल जाएगा, देन सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया है कि आपका अनब्लॉक कर दें पैसा वैसा। तो ये सारी रामकथा एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग हमने कब तक फाइल करनी है, ये सब कुछ बातें आपको लोगों को बतानी है पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और ये एडवर्टाइजमेंट कितने दिनों में देना पड़ेगा, 10 डेज के अंदर। ये 10 डेज कहाँ से काउंट होंगे, कंप्लीशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज। तो जो भी मतलब आपका अलॉटमेंट का सारा काम कुछ कंप्लीट हो गया है, उसके 10 दिन के अंदर अंदर वही सेम 3 न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट देना होगा। ठीक है, अच्छा क्या क्या पढ़ा अभी हमने, सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए क्या पढ़ा हमने, कितना सब्सक्रिप्शन था, 90%। और अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैसा रिफंड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, दैट इज व्हाट पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, मतलब कितने दिन के लिए आपका ऑफर ओपन रहेगा। तो कितने दिन के लिए ऑफर ओपन रहता है, मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 10 डेज। और अगर कोई फोर्स मेजॉर या बियॉन्ड द कंट्रोल कोई सिचुएशन है तो टाइम एक्सटेंड हो सकता है मिनिमम 1 दिन के लिए, लेकिन किसी भी केस में 10 दिन से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर एप्लीकेशन वैल्यू कितनी बताई थी आपको, एप्लीकेशन वैल्यू दैट इज ऑफ 25%। 25% किसका, इशू प्राइस का, फेस वैल्यू का नहीं बोल रहा है, इशू प्राइस का। मान लो फेस वैल्यू तो आपकी 10 रुपए है, लेकिन आप इशू 100 पे कर रहे हो तो 100 का 25% निकाला जाएगा, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट, कितने दिनों में लाना है, 10 डेज में, 10 दिन में। और कितने न्यूज़पेपर में, एज यूजुअल वही 3 न्यूज़पेपर में, 3 न्यूज़पेपर में। और एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या डालोगे, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, कितने एप्लीकेशन रिसीव हुई, किसमें सक्सेसफुल कितनी थी, किस किस को रिफंड डिस्पैच हो जाएगा, कब तक पैसा मिल जाएगा, आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट कब तक हो जाएंगे, लिस्टिंग एप्लीकेशन हम कब तक फाइल करेंगे, ये सारी बातें जो हैं वो सब आपको एडवर्टाइजमेंट में डाल दी जाएगी। चलिए, रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, द लीड मैनेजर शैल कंफर्म टू द बैंकर टू द इशू by way of copies of listing and trading approval that all formalities in connection with the issue have been completed and that the banker is free to release the money or release the money for refund in case of failure of the issue। देखो दो बातें होंगी, या तो हमारा इशू सक्सेसफुल होगा या हमारा इशू सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अगर हमारा इशू सक्सेसफुल है तो क्या होगा, और अगर सक्सेसफुल नहीं है तो क्या होगा। अगर सक्सेसफुल हुआ इशू तो पैसा किसको मिल जाना चाहिए, कंपनी को। अभी तक तो कंपनी के पास पैसा नहीं था, एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ था पैसा, तो ये पैसा किसको ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर अमाउंट टू कंपनी। और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पैसा क्या कर दो, रिफंड कर दो। ये सब काम किसके कहने पे होगा, लीड मैनेजर। किसको कह रहा है, बैंक को। बैंकर टू द इशू मतलब जो यहाँ पे बैंक है जिसके पास पब्लिक इशू का पैसा रखवाया गया था, तो जिसके पास पब्लिक इशू का पैसा रखवाया गया था उस बैंक को लीड मैनेजर क्या कर रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इशू कर रहा है कि भाई हमारा इशू सक्सेसफुल हो गया, हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, हमारा इशू फेलियर हो गया है, आप लोगों का पैसा लोगों को रिफंड कर दो। तो इस तरह का सब्सक्रिप्शन मनी रिलीज हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज व्हाट फास्ट ट्रैक इशू। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था जून 11 में, जून 18 के अंदर। अच्छा, पहली बात तो फास्ट ट्रैक इशू होता क्या है और यहाँ पे फिर कौन कौन से कंप्लायंसेस से भी हमसे करवाना चाहता है। देखो, फास्ट ट्रैक का मतलब क्या हुआ, फास्ट मतलब जल्दी, जल्दी आपको यहाँ पे इशू लाने की परमिशन ग्रांट की जा रही है। ये फास्ट ट्रैक इशू जो है ये सिर्फ और सिर्फ एफपीओ के केस में होता है, एफपीओ। आईपीओ में ऐसा कोई फास्ट ट्रैक नहीं होता, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एफपीओ में। अच्छा, अब किस चीज में फास्ट, कैसे फास्ट और किन कंपनीज को फास्ट। देखो, सबसे पहली बात, आप ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी। अब जब आप ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है तो भाई आपके बारे में तो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी बना हुआ ही, लोग ऑलरेडी जानते हैं, सेबी आपके बारे में जानता है, स्टॉक एक्सचेंज आपके बारे में जानते हैं, सब लोग आपके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, आप तो प्रॉपर डिस्क्लोजर दे ही रहे हैं। तो हम आपको एक रिलैक्सेशन देना चाह रहे हैं कि भाई आप वो सारे कंप्लायंसेस जो आईपीओ में करने पड़े थे वो सारे के सारे अभी नहीं करने, आपको कंप्लायंसेस थोड़े कम कर देते हैं। अच्छा, आईपीओ की प्रोसेस में सबसे बड़ा कंप्लायंस आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी जो इतनी सारी कंडीशंस हमने पढ़ी इन सब में सबसे भयानक कंडीशन क्या थी कि भाई ये हट जाए तो प्रोसेस इजी हो जाए। एनी वन ऑफ यू कि आईपीओ की प्रोसेस में से क्या हटाना चाहोगे कि प्रोसेस आसान हो जाए।
अरे शांति क्यों हो गई भाई, कुछ तो सोचो। ऐसा क्या स्टेप हटा दूं मैं आईपीओ के प्रोसेस से कि आपको लगे कि यार ये काम हो गया ना तो अब हमारे लिए बहुत ही रिलैक्सिंग हो गया। कुछ नहीं चल रहा दिमाग के अंदर किसी के भी। पूर्वी, व्हाट डू यू थिंक, क्या हटाएं हम? अच्छा, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हटा दें। अच्छा ठीक है, किसका फाइलिंग? अच्छा, तो ये बिल्कुल सही बात है, सेबी की अप्रूवल ही हटा दो भाई। सबसे प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन पैसा वैसा सब आ जाएगा, सब मैनेज कर लेंगे हम। सबसे बड़ा क्या मैनेज नहीं कर सकते हम? सेबी की अप्रूवल। प्रॉब्लम सारी यही अटकती है। जो डीओडी है ना, डीओडी, ये हमें फाइल करना पड़ता है सेबी को, और सारे अड़ंगे ना सेबी यही लगाता है। फिर ये डिटेल वो ऑब्जर्वेशन, ये गलत वो गलत, करेक्शन करते रहो, अनड्यू डिले कराता है सेबी, है ना। आप परमिशन लेना है सबसे तो खतरनाक काम है ना। अगर हमें परमिशन नहीं लेनी पड़े किसी चीज के लिए तो दैट वुड बी वेरी कन्वीनियंट, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए तो काम करने। इट्स सिंपली लाइक दैट। जैसे मान लो आपको घूमने जाना है और आपको पता है कि घूमने जाना है तो आपको पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो भाई पूरी प्लानिंग जो है ना वो उसी परमिशन पे घूम रही है आसपास, कि परमिशन कैसे लें, परमिशन, हमारी सारे दिमाग में प्लानिंग यही चल रही है कि हम परमिशन कैसे लें। बाकी सारी चीजें तो बहुत ही इजी हो जाएंगी जब उन्होंने हाँ ही बोल दिया, उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हें जहां जाना है वो घूमे आओ, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर तो लाइफ इजी हो जाएगी ना। क्या बोलते हो? फिर तो लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पे सैमी की परमिशन लेना ही सबसे भयानक काम है भाई, परमिशन ही नहीं मिलती है ना। तो यहाँ पे सैमी बोलता है कि भाई तुम ऑलरेडी आईपीओ ला चुके हो, है ना, पहले एक बार परमिशन हमसे ले चुके हो, तुम बढ़िया कंपनी हो, अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी लिस्टिंग है, लोग तुम्हारे बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है, तो एक काम करते हैं हम, ये जो डीओडी वाली प्रथा है ना वो हटा देते हैं। नाउ यू आर नॉट सपोज टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द डीओडी। भाई गजब काम कर दिया। अगर आप फास्ट ट्रैक एफपीओ ला रहे हो तो आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्या फाइल कर दो? ओडी, स्ट्रेट अवे ओडी। आपको डीओडी फाइल करने की कतई जरूरत नहीं है। इससे आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपका मनी सब कुछ सेव हो जाएगा और सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सही बोलते हैं, ऐसे थोड़ा हर कंपनी जो आईपीओ लेके आ चुकी है उसको हम ये रिलैक्सेशन दे देंगे, ऐसे नहीं। कंपनी बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, तो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाएंगे हम। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फास्ट ट्रैक एफपीओ में। नंबर 1, एन इशुअर कंपनी नीड नॉट टू फाइल डीओडी विद सेबी एंड ऑब्टेन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेबी। कुछ नहीं करना आपको, नीड नॉट, और मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट विद द स्टॉक एक्सचेंजेस इफ इट सैटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? नंबर 1 कंडीशन, द इक्विटी शेयर ऑफ द इशुअर have been listed on the stock exchange for a period of minimum 3 साल। देखो ऐसा है, अगर आप नए नए लिस्टिंग कराए हो अभी, तो अभी तो आपके बारे में ज्यादा पता नहीं है ना, धीरे धीरे पोल खुलती है ना, एक बार में थोड़ा ना पोल खुल जाएगी कि लिस्टिंग कराते ही कंपनी अपना असली रूप दिखा देगी, ऐसा तो होगा नहीं। ग्रेजुअली धीरे धीरे कंपनी के नॉन कंप्लायंस सामने आएंगे। तो कम से कम कंपनी को लिस्टिंग हुए कितने साल हो चुके होने चाहिए? 3 साल हो चुके होने चाहिए, मिनिमम 3 years ऑफ लिस्टिंग। और ये 3 साल काउंट कहां से करने हैं? वही रेफरेंस डेट से। कहां से काउंट करोगे? रेफरेंस डेट से। तो मोस्ट लाइकली हम जितने भी पीरियड काउंट करते हैं वो रेफरेंस डेट से ही काउंट करते हैं, अनलेस अदरवाइज प्रेस्क्राइब। अगर कहीं कुछ और प्रेस्क्राइब है तो बात अलग है, बाकी अदरवाइज रेफरेंस डेट से ही काउंट किया जाएगा। एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑफ द इशुअर इज हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। और साथ ही में देखो डीमैट को तो बहुत ज्यादा फोर्स करते ही हैं, तो जो भी प्रमोटर ग्रुप है उनकी सारी की सारी होल्डिंग कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए? डीमैट फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन समझ में आ गई। कंडीशन नंबर 1, मिनिमम लिस्टिंग पीरियड कितना चाहिए? 3 साल। ठीक है, और प्रमोटर ग्रुप की सारी के सारी सिक्योरिटी कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए? डीमैट फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन, एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग। अच्छा, अब ये मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? मार्केट कैप का मतलब होता है जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो मार्केट प्राइस पर शेयर से। नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो मार्केट प्राइस पर शेयर से, मतलब कंपनी के जो होल्डर्स हैं उनके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और आज के डेट पे उसका
शेयर मार्केट में कितने में ट्रेड हो रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, मार्केट कैप। तो ये जो मार्केट कैप है ना, ये कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1000 करोड़। ये तो है पब्लिक इशू केस में, अगर पब्लिक इशू ला रहे हो तो 1000 करोड़ होना चाहिए, और अगर आप राइट इशू ला रहे हो तो 250 करोड़ होना चाहिए राइट इशू के केस में। तो एफपीओ और राइट इशू, तो एफपीओ के केस में होना चाहिए मिनिमम 1000 करोड़, और राइट इशू के केस में होना चाहिए मिनिमम 250 करोड़। तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आप बहुत छोटी कंपनी है तो हम आपको रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, एटलीस्ट 1000 करोड़ की कंपनी तो होनी नहीं चाहिए, है ना। फोर्थ कंडीशन, एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द इशूअर। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में कितना ट्रेड हो रहा है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आप अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहे हो तो कौन सी कंपनी के शेयर खरीदना चाहोगे, जो कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है या जो बहुत ही घटिया कंपनी है? ऑफ कोर्स अच्छी कंपनी है ना। इसका मतलब मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो बेकार कंपनी के शेयर्स में तो नहीं डील करेंगे ना, वो हमेशा अच्छी कंपनी के शेयर्स में डील करेंगे। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो फेथ है, बिलीव है उस कंपनी को लेकर, वो अच्छा है, तभी जाकर के तो वो क्या कर रहे हैं, उस कंपनी में डील कर रहे हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो ट्रेडिंग टर्नओवर है ना आपकी इक्विटी शेयर का, कितने पीरियड का, 6 कैलेंडर मंथ्स का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रेफरेंस डेट, वही रेफरेंस डेट से 6 महीने पहले देखने हैं, हैज बीन एटलीस्ट 2%। कितना होना चाहिए, 2% होना चाहिए। किसका 2%, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टेड ड्यूरिंग सच 6 मंथ्स पीरियड। तो जो भी शेयर्स लिस्टेड थे ना उसके कितने परसेंट, 2% के इक्विवेलेंट आपको क्या करना है, ट्रेडिंग टर्नओवर रखना है। मिनिमम इतना ट्रेडिंग टर्नओवर तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग इज लेस देन 15% है इशूड कैपिटल का, तो फिर एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर जो हम देखेंगे वो 2% को देखेंगे, लेकिन वेटेड एवरेज लिस्टेड शेयर का नहीं देखेंगे। अब इस केस में हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल एज फ्री फ्लोट ड्यूरिंग 6 मंथ पीरियड। तो यहाँ पे फ्री फ्लोट से हमारा मतलब होता है शेयर्स विच आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। फ्री फ्लोट मतलब शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। देखो दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं लॉक्ड इन शेयर्स और शेयर्स जो अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग होते हैं। जो शेयर लॉक्ड इन है डेफिनेटली उन शेयर्स पर ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती, तो जब उन पर ट्रेडिंग ही नहीं हो सकती तो उनका परसेंटेज ही क्यों निकालना है। हाँ, लेकिन अगर आपके शेयर फ्री फ्लोट है तो वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो उनका हम 2% कैलकुलेट करेंगे। तो वी आर हैविंग 2 कंडीशंस। अब देखो कंडीशंस क्या बोल रहे हैं, 2 कंडीशंस क्या है, 2 सिचुएशंस हैं कि पब्लिक होल्डिंग कितनी है। तो आपकी पब्लिक होल्डिंग जो है लेस देन 15% है ना। दूसरा केस यही बोलता है लेस देन 15%, और पहले वाले केस में मतलब अदर केस में अदर मतलब 15% और मोर है। पब्लिक होल्डिंग क्या है, 15% और मोर है। ये हमारा फर्स्ट केस है। तो यहां पे जो आपका ट्रेडिंग टर्नओवर है, ट्रेडिंग टर्नओवर एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर, एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग कितने पीरियड का, 6 मंथ्स का, प्रीसीडिंग वही रेफरेंस डेट, जो आपकी रेफरेंस डेट है उससे 6 महीने पीरियड जो पहले है उसका आप क्या निकालोगे, एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर निकालोगे। और ये टर्नओवर कितना परसेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 2% होना चाहिए। अभी 2% किसका निकालेंगे वो डिपेंड करता है पब्लिक होल्डिंग पे। अगर आपकी पब्लिक होल्डिंग 15% और मोर है तो हमें 2% कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज लिस्टेड शेयर्स। कौन से शेयर्स, वेटेड एवरेज लिस्टेड शेयर, जो नंबर ऑफ शेयर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज है उनका वेटेड एवरेज निकालोगे 6 महीने का, उसका 2% आपका क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग टर्नओवर होना चाहिए। लेकिन अगर आपका लेस देन 15% है, तो लेस देन 15% है तो वेटेड एवरेज, अब यहाँ पे लिस्टेड नहीं लेंगे, वेटेड एवरेज फ्री फ्लोट शेयर्स का, फ्री फ्लोट शेयर्स कौन से पीरियड में, वही प्रीसीडिंग 6 महीने के पीरियड में जो फ्री फ्लोट शेयर्स है,
तो उसका हमें वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना होगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि सबको? यहां तक कोई प्रॉब्लम? गुड। तो हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? सबसे पहले ट्रेडिंग टर्नओवर, और ट्रेडिंग टर्नओवर ऑब्वियसली आपका कम बढ़ेगा जब आपकी कंपनी अच्छी होगी। आपकी कंपनी अच्छी कंपनी है तो लोग आपके शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिंग टर्नओवर कितने पीरियड का देखना है? 6 महीने का देखना है। 6 महीने कहां से काउंट करोगे आप? वही रेफरेंस डेट से काउंट करोगे। तो उस 6 महीने के पीरियड में जो आपके शेयर्स लिस्टेड थे उसका 2%, और अगर आपका 15% से कम पब्लिक शेयर होल्डिंग है तो फ्री फ्लोट शेयर्स का वेटेड एवरेज फ्री फ्लोट शेयर्स का 15%, सॉरी इसका 2% हम कैलकुलेट करेंगे। कम से कम इतना आपका क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग टर्नओवर होना चाहिए। अब इसी से कनेक्टेड नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं, एक बार सब लोग वापस ध्यान से सुनना। देखो, ट्रेडिंग टर्नओवर में दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होता है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, है ना। अब माइट भी ऐसा हो सकता है कि कंपनी इतनी फ्लक्चुएटिंग है कि लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं। तो फिर यहाँ पे एक और कंडीशन इंपोज की कि जो आपका ट्रेडिंग टर्नओवर है ना उसका मिनिमम 10%, एटलीस्ट 10% क्या होना चाहिए? डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन होना चाहिए। कौन सा वाला होना चाहिए? डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन। तो मिनिमम 10% क्या होना चाहिए? डिलीवरी बेस्ड होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो तो भाई किसी बकवास कंपनी में भी हो सकती है। हो सकता है कंपनी में सिर्फ इंट्राडे ही होता है, इन्वेस्टमेंट कोई करता ही नहीं है। कभी भी कंपनी की कोई न्यूज आ रही है, इमीडिएटली लोगों ने खरीदा फिर बेच दिया, या फिर बेच के फिर खरीद लिया। तो ये इंट्राडे तो बहुत भयानक है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 10% कौन सी होनी चाहिए? डिलीवरी बेस्ड होनी चाहिए। ये नेक्स्ट कंडीशन हमारी। लैंग्वेज देख लेते हैं। एनुअलाइज डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर। डिलीवरी बेस्ड मतलब यहाँ पे इंट्राडे की बात नहीं हो रही, डिलीवरी बेस्ड की बात। Of equity share during 6 calendar months immediately preceding the month of the reference date has been at least 10%. कितनी होनी चाहिए? 10%। किसका? Annualized trading turnover का of the equity share during such 6 months period। तो इन 6 महीने के पीरियड में आपका डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन जो है वो कितना होना चाहिए? 10% तो होना ही चाहिए। क्या ये डी और ई कंडीशंस क्लियर है, कनेक्टेड, समझ में आ गई सबको अच्छे से? गुड। एक बार रिकैप करेंगे हम फटाफट से। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले क्या बोला इसने? कंपनी को कितने साल से मिनिमम लिस्टेड होना चाहिए? 3 साल से। मिनिमम लिस्टिंग पीरियड इज 3 इयर्स, है ना। फिर दूसरी कंडीशन क्या बोली इसकी कि मार्केट कैप कितना होना चाहिए? तो मार्केट कैप कितना होना चाहिए? 1000 करोड़ इन केस ऑफ आईपीओ, और एफपीओ में कितना? एफपीओ में कितना? 250 करोड़। 250 करोड़, ठीक है। अच्छा, और प्रमोटर ग्रुप की सिक्योरिटीज जो भी थी उनका होल्डिंग कैसे होना चाहिए? डीमैट में होना चाहिए। अच्छा, अब ट्रेडिंग टर्नओवर, एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर की बात करें, कितने पीरियड की? 6 महीने, है ना। 6 महीने का एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 2%। अब किसका निकालना है वो डिपेंड करता है कि आपका पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना है। अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग आपका लेस देन 15% है तो फिर 2% किसका निकालोगे? फ्री फ्लोट शेयर्स का, वेटेड एवरेज फ्री फ्लोट शेयर्स का। और अगर आपके शेयर्स जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग 15% या उससे ज्यादा है तो किसका निकालोगे? 2% ऑफ वेटेड एवरेज लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, राइट है। अब जो ट्रेडिंग टर्नओवर हुआ था इसमें से डिलीवरी बेस कितने होने चाहिए? हाउ मच? यस, एक्चुअल डिलीवरी बेस 10% होने चाहिए। परफेक्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। ये कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद आए तो। Issuer has been in compliance with the equity listing agreement and SEBI listing regulation. LODR का compliance is कब? For a period of at least 3 years immediately preceding the reference date. क्या ये सेम कंडीशन पढ़ी थी या नहीं हमने? पिछले 3 सालों से LODR का compliance होना जरूरी है। कहाँ पढ़ा था, कोई बता सकता है क्या मुझे? पिछले 3 सालों से LODR का compliance होना जरूरी है, ये कहाँ पढ़ा था हमने?
अभी रिसेंटली एक रेगुलेशन पढ़ी थी हमने और फिर उसका एक्सेप्शन भी पढ़ा था हमने। हाउएवर अगर रेगुलेशन 17 कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का नॉन कंप्लाइंस हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें दो चीजें पूरी कर लेना, कंप्लाइंस ठीक कर लेना प्लस दूसरा डिस्क्लोजर दे देना। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है किसी को? हाँ बिल्कुल सही है, भूमिका ने भी एकदम सही आंसर दिया। रेगुलेशन 112 ये एफओ की कंडीशन थी। एफओ की क्या कंडीशन थी कि कौन कौन से केसेस में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लाने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही है, रेगुलेशन 112 में ही ये कंडीशन लिखी हुई थी सेम। However, if the issuer has not complied with the provision of listing agreement or LODR relating to the composition of board of director for any quarter during the last 3 immediately preceding the reference date, but is compliant with such provisions at the time of filing of red herring prospectus and adequate disclosures are made in the red herring prospectus about the non-compliance of the preceding during the 3 years preceding the reference date। तो इसने दो बातें बोल दी भाई कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन में जो नॉन कंप्लाइंस जो था वो अब कंप्लाइंस हो चुका है, रेफरेंस डेट पे नॉन कंप्लाइंस नहीं होना चाहिए, प्लस दूसरा आपको वही देना पड़ेगा डिस्क्लोजर। तो ये बिल्कुल सेम वही कहानी है, तो सेम एज रेगुलेशन नंबर 112। रेफरेंस लिखने से क्या होता है कि आपको दोनों में याद करने में आसानी रहेगी। फर्दर, imposition of monetary fine by the stock exchange on the issuer shall not be a ground for ineligibility for undertaking issuances under this regulation। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कुछ स्टॉक एक्सचेंज फाइन इम्पोज कर देता है और मोटा मोटा हर कंपनी में कोई ना कोई फाइन लग ही जाता है। तो अगर कोई फाइन लगाया स्टॉक एक्सचेंज ने तो इससे कोई इनएलिजिबिलिटी नहीं आ जाती है ना। फाइन तो कोई भी छोटा मोटा नॉन कंप्लाइंस हो गया, डिस्क्लोजर देना भूल गए, डिले हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसकी वजह से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इम्पोजिशन ऑफ मॉनेटरी फाइन बाय द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द इशूअर शैल नॉट बी ग्राउंड फॉर इनएलिजिबिलिटी। ठीक है, ये हो गई हमारी एफ कंडीशन, एफ क्लॉज। अब नेक्स्ट है जी। ये भी सेम रेगुलेशन नंबर 112 में लिखा हुआ था, इशूअर हैज रिड्रेस at least 95% of the complaints received from the investors till the end of the quarter immediately preceding the month of reference date। तो वही सेम टू सेम लैंग्वेज लिखी हुई है, वही रेफरेंस डेट वाले महीने से जो पहले वाले जो भी क्वार्टर है उसमें जो भी कंप्लेंट रिसीव हुई थी उसका कम से कम 95% जो है ग्रीवियंस रिड्रेसल हो चुका होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी सेम एज रेगुलेशन 112 है। अच्छा, कंडीशंस कितनी होंगी हमारी जी तक, है ना? सातों कंडीशन समझ में आ गई, अच्छे से याद हुई है कुछ कुछ। चलो, ए फॉर मिनिमम लिस्टिंग, मिनिमम लिस्टिंग पिछले 3 साल। बी में होल्डिंग उनकी कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए? डीमैट फॉर्मेट, प्रमोटर ग्रुप। सी में मार्केट कैप बता रहा है 1000 करोड़ और 250 करोड़, एज द केस में भी 1000 करोड़ फर्दर इशू में और 250 करोड़ राइट इशू, है ना? डी कंडीशन में एनालाइज ट्रेडिंग टर्नओवर कितना परसेंट चाहिए? 2% डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। फिर उसके बाद ई कंडीशन क्या बोलता है? इसका एटलीस्ट 10% क्या होना चाहिए? डिलीवरी बेस्ड होना चाहिए। एफ कंडीशन क्या बोलता है? एलओडीआर का पिछले 3 सालों से कंप्लाइंस होना चाहिए विद एक्सेप्शन। और जी क्या बोलता है? 95% ग्रीवेंसेस एड्रेसल हो चुकी होनी चाहिए। तो दो ही कंडीशन तो सेम टू सेम ही है, बाकी कंडीशंस हमें नहीं पड़ी है। चलो, नेक्स्ट है एच क्लॉज पे आएंगे हम। एच क्लॉज ध्यान से देखना सब लोग। नो शो कॉज नोटिसेस, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से इंटरप्रेट करेंगे। नो शो कॉज नोटिसेस एक्सक्लूडिंग प्रोसीडिंग फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। कौन सा वाला एक्सक्लूड कर दो? पेनल्टी। पेनल्टी इम्पोजिशन वाले जो केसेस है उनको हटाओ। have been issued by the board and pending against the issuer, promoter, whole time director as on the reference date। तो रेफरेंस डेट वाले दिन इशुअर, प्रमोटर, होल टाइम डायरेक्टर के अगेंस्ट में सेबी ने कोई भी शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया होना चाहिए और ना ही कोई पेंडिंग होना चाहिए शो कॉज नोटिस।
और हम इसमें किसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसमें इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन केस अब क्योंकि उसके लिए आगे से अलग से प्रोविजन दे रखा है, वेयर अगेंस्ट द इशूअर प्रमोटर होल्ड टाइम डायरेक्टर शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड बाय सेबी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इन अ प्रोसीडिंग फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, क्योंकि अभी आ गया इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, अब इसके लिए कंडीशन दे रखी है, या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड बाय द बोर्ड, necessary disclosures in respect of any action along with its potential adverse impact on the issuer shall be made in the offer document। अगर मान लीजिए दो कौन से केसेस हैं, एक तो इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी वाला केस है, या अगर मान लीजिए ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो चुका है, मतलब कोर्ट में केस स्टार्ट हो चुका है, तो अगर ऐसे दो केसेस हैं तो आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत है। आप डिस्क्लोजर दे दीजिए और ये बता दीजिए कौन कौन से सेक्शन के अट्रैक्शन है और मैक्सिमम ऑब्लिगेशन। बाई चांस आप केस हार जाते हो सपोज, तो आपके पास मैक्सिमम ऑब्लिगेशन कितनी आएगी, लेट्स से सेक्शन कोई पर्टिकुलर सेक्शन है सेबी का या डिपॉजिटरी का कोई भी सेक्शन, उसमें आपने कोई नॉन कंप्लायंस कर दिया तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 1 करोड़ है से। अब अगर मैक्सिमम पेनल्टी 1 करोड़ है तो अब आपको पता है ना कि कंटिजेंसी नहीं है ना, तो आप वहां पर डिस्क्लोजर दे सकते हो कि अगर कल को हम केस हार गए, बोले या तो जीती जाएंगे, अगर बाई चांस हार भी गए तो मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ का हम पे यहाँ पे पेनल्टी इंपोज हो सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई शो कॉज नोटिस है तब तो आप फास्ट ट्रैक एफपीओ में आ ही नहीं सकते। कौन से दो, एक तो देखो पेनल्टी वाले मामले, पेनल्टी वाला तो सिविल मामले में वैसे भी कोई ज्यादा सीरियस तो है नहीं, तो यहाँ पे परमिशन ग्रांटेड है। अगर पेनल्टी का कोई शो कॉज नोटिस इशू हुआ है तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन फाइन मतलब क्रिमिनल मामले अगर है क्रिमिनल, तो उसमें अगर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया तब तो बहुत सही है, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं हुआ है, सिर्फ शो कॉज नोटिस इशू हुआ है क्रिमिनल मामलों में, तो फिर कंटिजेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पता नहीं है इन्वेस्टिगेशन वगैरह के बाद कौन कौन से सेक्शंस के अट्रैक्शन आने वाले हैं, तो अभी हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, तो अभी फास्ट ट्रैक ऑफर नहीं आ सकता। लेकिन एक बार मान लो इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है और ये पता चल चुका है कि कौन कौन से सेक्शन के अट्रैक्शन है, तब तो पता चलेगा ना मैक्सिमम ऑब्लिगेशन कितनी आ रही है, तो इन्वेस्टर्स एटलीस्ट इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, प्रोसीडिंग्स है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्लोजर दो और फास्ट ट्रैक ले आओ। लेकिन अगर सिर्फ शो कॉज नोटिस लेवल पे चल रहा है कोई क्रिमिनल मामला, तो फिर अभी आप फास्ट ट्रैक नहीं ला सकते, क्योंकि अभी कंटिजेंसी बहुत ज्यादा है, कंटिजेंसी बहुत ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अच्छा ऐसा समझते हैं, सपोज करो कि किसी पर्सन ए को फीवर आ रहा है, फीवर, ठीक है, और फीवर में साथ कफिंग, कोल्ड और सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल उसको ये बोल दिया गया कि भाई तुम अभी किसी से मिलो जुलो नहीं जाना, आइसोलेट हो जाओ, क्योंकि अभी टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है ना। अब जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है कौन सा टाइप का फीवर है, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना थोड़ा डेंजरस हो सकता है ना, अभी थोड़ा रिस्की कंटिजेंट सिचुएशन है। अब अगर मान लो टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए और टेस्ट की रिपोर्ट में ये पता चल जाए कि इस पर्सन को नॉर्मल फीवर, तब तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आराम से लोगों से मिल भी सकते हो। लेकिन अगर टेस्ट की रिपोर्ट में ये आ जाए कि भैया कोविड है, फिर तो प्रिकॉशन तो पहले से लेने पड़ेंगे ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही कहानी हो रही है। हो क्या रहा है यहाँ पे कि देखो दो टाइप के नॉन कंप्लायंस है, वन इज सिविल एंड अदर वन इज क्रिमिनल। अच्छा दोनों का स्टेजेस क्या होता है? सबसे पहले वही शो कॉज नोटिस होगा एंड देन उसके बाद प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है ना, शो कॉज नोटिस एंड देन प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल में भी दो ही स्टेजेस होंगी, शो कॉज नोटिस एंड देन प्रोसीडिंग्स। देखो जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई ना, ये तो सर्टेन हो गई, मतलब कंटिजेंसी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि पता चल गया है कौन कौन से सेक्शन के अट्रैक्शन है, तो ये तो कंटिजेंट है ही नहीं, नॉट कंटिजेंट, नॉट कंटिजेंट। लेकिन शो कॉज नोटिस है ना, शो कॉज नोटिस ये कंटिजेंट है, ये दोनों क्या है? कंटिजेंट है। क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि हमें ये शक है कि तुमने नॉन कंप्लायंस किया है, जवाब दो तुम, तो उसके जवाब से हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कराएंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नए और ही कांड निकल के आएंगे, तो कुछ भी हो सकता है ना। शो कॉज नोटिस ये कंटिजेंट है, दोनों कंटिजेंट है। तो भाई जब कंटिजेंट सिचुएशंस होती है तो वहां पे हम आपको रिलैक्सेशन कैसे दे सकते हैं? लेकिन क्योंकि ये सिविल है तो यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कैसे रिलैक्सेशन मिल जाएगा? डिस्क्लोजर देने से।
प्रोसीडिंग में तो कोई टेंशन है ही नहीं, डिस्क्लोजर दे दो, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कंटिजेंट नहीं है तो क्या दे दो, डिस्क्लोजर दे दो, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई ये वाला जो केस है ना, कौन सा वाला, क्रिमिनल वाला केस है, जहाँ पे शो कॉज नोटिस इशू हुआ है और अभी कंटिजेंट सिचुएशन चल रही है, पता नहीं क्या ही होगा, तो यहाँ पे आपको परमिशन ग्रांटेड नहीं है, आप फास्ट ट्रैक एफपीओ नहीं ला ही नहीं सकते भाई, मना ही कर दिया इन्होंने कि आपको फास्ट ट्रैक की परमिशन होगी ही नहीं। बोलो समझ में आया क्या शो कॉज नोटिस वाली कहानी? Yes, sir. सबको थोड़ा सा ट्रिकी है। चलो लैंग्वेज देखते हैं वापस से। पहली बात तो उसने क्या बोला, नो शो कॉज नोटिस have been issued. No show cause notices have been issued. ये कॉमा वाली लाइन हटा देते हैं, एक बार कॉमा से कॉमा हटा के फिर पढ़ लेते हैं। नो शो कॉज नोटिसेस हैव बीन इशूड, किसने इशू नहीं किए, सेबी ने, एंड पेंडिंग नहीं होने चाहिए। किसके अगेंस्ट में, 3 लोग, इशूअर नंबर 1, नंबर 2 प्रमोटर, और नंबर 3 उसका होल टाइम डायरेक्टर। कौन सी डेट पे नहीं होने चाहिए, रेफरेंस डेट पे नहीं होने चाहिए। लेकिन हाँ, इस शो कॉज नोटिस में किसको हटा दो, पेनल्टी वाले हैं उनको हटा दो, क्योंकि पेनल्टी वालों में परमिशन ग्रांटेड हो जाएगी। लेकिन अगर आपका इशूअर, प्रमोटर या होल टाइम डायरेक्टर के अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस इशूड है, सेबी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन प्रोसीडिंग फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय द सेबी, तो इन दोनों केसेस में आप फास्ट ट्रैक ला तो सकते हो, बशर्ते आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे कि भाई ये एक्शन हमारे अगेंस्ट में चल रहे हैं, प्लस साथ में इसका पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट मैक्सिमम कितना पड़ेगा, इसके बारे में आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देने होंगे। चलिए नेक्स्ट इज, इफ इशूअर और प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर, कौन कौन लोग, इशूअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, इनमें से किसी ने भी क्या किया है, सेटल्ड एनी अलीज्ड वायलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज लॉ, सेटलमेंट किया है। जैसे कंपाउंडिंग सुना है आपने, कंपाउंडिंग, तो जो क्रिमिनल मामले होते हैं उसमें कंपाउंडिंग होता है, वैसे सिविल मामलों में सेटलमेंट होता है। तो अगर कोई भी सेटलमेंट हुआ है, किसके थ्रू, सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू, तो ऑब्वियसली अगर आपने सेटलमेंट किया तो उसकी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। इन द पास्ट 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट, then the disclosure of such compliance of the settlement order shall be made in the offer document। आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो सेटलमेंट हमारे बीच में हुआ था, उस सेटलमेंट का हमने कंप्लायंस कर लिया है, तो उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा अगर पिछले 3 सालों में कोई सेटलमेंट हुआ था। तो अगर प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में इज देयर एनी सेटलमेंट, किसमें, सेटलमेंट मैकेनिज्म ऑफ सेबी है, उसके अंदर सेटलमेंट हुआ था, तो आपने क्या कर लिया, सेटलमेंट का कंप्लायंस कर लिया, उस कंप्लायंस का डिस्क्लोजर, इस कंप्लायंस का डिस्क्लोजर आपको देना होगा। सेटलमेंट किसके साथ हुआ था, या तो कंपनी के साथ, या उसके प्रमोटर्स, या उसके डायरेक्टर्स, है ना, इशूअर, तो इन सब के साथ क्या हुआ था, कोई भी सेटलमेंट हुआ था सेबी के साथ। इक्विटी शेयर ऑफ द इशूअर हैव नॉट बीन सस्पेंडेड फॉर trading as a disciplinary measure during the last 3 years immediately preceding the reference date। देखो सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग तो बहुत ही सीवियर मामला है। सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग कब हो रहा है, जब आपने बहुत सारे सीवियर नॉन कंप्लायंसेस किए होंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज को मजबूरी में आकर के आपके शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड करना पड़ा होगा। तो अगर पिछले 3 सालों में, यहाँ पे देखो सारे कंप्लायंस हम 3 साल की बात कर रहे हैं, पिछले 3 सालों में अगर इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग सस्पेंड हुई थी, तो भाई सिंपल बात है, आप फास्ट ट्रैक एफपीओ नहीं ला सकते, क्योंकि आपकी कंपनी बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं है। देयर शैल बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए किसके बीच में, मर्चेंट बैंकर और इशूअर और ग्रुप और एसोसिएट्स कंपनीज के बीच में। अगर इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है, तो अलाउड नहीं होगा। तो इशूअर, मर्चेंट बैंकर, ग्रुप कंपनीज के बीच में देयर शैल बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एल, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलते हैं, ऑडिट क्वालिफिकेशंस। ऑडिट क्वालिफिकेशंस दैट मींस मान लो ऑडिटर ने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए और उसमें कुछ कमियां नजर आई, तो उन्होंने वो कमियां बताई आपको, तो आपने कमियां निकाल करके क्या किया, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट किया, करेक्ट करके आपके पीएनएल पे इंपैक्ट पड़ा होगा। तो आपको क्या करना है, इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच अकाउंट्स आर डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, द इशूअर शैल प्रोवाइड द रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अब इशूर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट क्वालिफिकेशंस को एडजस्ट करने के बाद जो नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रिवाइज होने के बाद उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, एडजस्टिंग फॉर द इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन, प्लस साथ में क्या बताना पड़ेगा, wherein the impact on financials cannot be ascertained, the same shall be disclosed appropriately in the offer document. अब कभी कभी क्वालिफिकेशन ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स वापस पे इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, तो वो कौन से क्वालिफिकेशन थे उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होगा। तो अगर ऑडिटर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी क्वालिफिकेशन वगैरह रेज कर दिए हैं तो आपको रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं, और अगर ऐसा कोई क्वालिफिकेशन है जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं दे सकते हैं तो इन दैट सिचुएशन आपको उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होगा। ये हो गए हमारे एल तक की कंडीशंस। तो यहां तक की कंडीशन समझ में आई आप लोगों को, फास्ट ट्रैक एफपीओ की कंडीशंस। तो कितनी हमारी 10-12 कंडीशंस हो गई हैं, 12 कंडीशंस ऑलमोस्ट। तो 12 में से कुछ कुछ याद हो गई आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी 6-7 तो हुई होंगी। चलिए तो एक बार इसको कल रिवाइज करके आना, तो कल मैं पूछूंगी आपसे फास्ट ट्रैक एफपीओ। आज इतना ही करते हैं, बाकी कंडीशंस का